नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम डीएसएसबी के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पीटीआई का एग्ज़ाम मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसके 15 तक के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन देखिए। तो आज हम करेंगे डीएसएसबी पीटीआई एग्ज़ाम 2017। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे रह गए हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्राध्वनिक तरंगें खाली स्थान का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती हैं। इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। तो अगर डीएसएसबी के जीके वाले पोर्शन में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको पुराने पेपरों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उनसे संबंधित जो रिलेटिव टॉपिक्स हैं उनको आप बार बार दोहराएं, तभी आप 13 से 15 के बीच में नंबर जीके वाले पोर्शन में ला पाएंगे। प्राध्वनिक तरंगें यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनका प्रयोग किस प्रकार, उनका जो उन्हें उत्पन्न जो किया जा सकता है, प्रोड्यूस जो किया जा सकता है, वो किस टाइप की चीज़ से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसे? प्राध्वनिक तरंगों को, या फिर इनको कहा जाता है प्राश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न बनता है कि प्राश्रव्य तरंगों को किस टाइप के प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक या फिर दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। तरंगों की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, तरंगे जो हैं, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। जहाँ तक बात श्रव्य तरंगों की है तो श्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं, और ये हमारी होती हैं 20 से लेकर और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच तक की जो तरंगे होती हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। ऑडिबल वेव्स, उन्हें मनुष्य के कान सुन सकते हैं। दूसरे टाइप की जो हमारी तरंगे होती हैं वो होती हैं अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, और ये होती हैं 20 हर्ट्ज़ से नीचे की जो तरंगे होती हैं उन्हें कहते हैं अवश्रव्य तरंगे। जो बहुत बड़े आकार के यंत्र होते हैं, जैसे कि मंदिरों में आपने बेल्स देखी होंगी, बड़े बड़े घंटे होते हैं, तो उनके द्वारा अवश्रव्य तरंगे पैदा की जाती हैं, और ये 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और इन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तीसरे टाइप की तरंगे होती हैं हमारी प्राश्रव्य तरंगे या फिर प्राध्वनि तरंगे, और इन प्राश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है, और इन्हें भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्राश्रव्य या प्राध्वनिक तरंगें खाली स्थान का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती हैं। तो ये दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ उसका पूरा टॉपिक वो जो है वो मैं आपको एक प्रश्न के साथ कवर करवा देता हूं। तो ये मान लीजिए आपके जितने भी प्रश्न होते जा रहे हैं उतने ही आपके टॉपिक भी साथ के साथ कवर होते जा रहे हैं। तो प्राध्वनिक या प्राश्रव्य तरंगों से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दाब विद्युत प्रभाव और गाल्टन की सीटी के द्वारा पैदा किए जाते हैं। दूसरा हमारा है, इनकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है। 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवृत्ति वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? प्राध्वनिक तरंगे या प्राश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन कौन से पशु इन्हें सुन सकते हैं? बैट्स, चमगादड़, डॉग्स, कुत्ते और कैट्स, बिल्लियाँ इस टाइप की ध्वनि को सुन सकते हैं। इस टाइप की ध्वनियों का प्रयोग क्या होता है, तरंगों का प्रयोग क्या होता है? समुद्र की गहराई में, यानी सोनार, जो सोनार वेव्स होती हैं वो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। कीमती वस्त्रों की सफाई में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। कैंसर का जो इनिशियल स्टेज है, ट्यूमर का पता लगाने में प्राध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में भी प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राश्रव्य तरंगों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है डीएसएसबी के आने वाले एग्जाम्स में वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो भारत में जब वर्षा की बात आती है तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतम और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में प्रश्न आते हैं।
तो यहाँ पे मैंने उनकी डिटेल आपको दे दी है। भारत में न्यूनतम वर्षा होती है लद्दाख और राजस्थान के क्षेत्रों में, और ये वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम। 10 सेंट वर्षा को सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में मापा जाता है। तो कितना पानी इकट्ठा होता है एक वर्ष की बारिश के दौरान पूरे क्षेत्र में, तो वो कहलाता है वहाँ का एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा। तो राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। ये भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने लद्दाख और जैसलमेर का इलाका दोनों दे रखे हैं, तो आंसर में हम दोनों लगा सकते हैं, पर क्योंकि राजस्थान को पूरा उन्होंने काउंट नहीं किया है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, लद्दाख इसका आंसर लगाएंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वर्षा है भारत में मासिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी स्थान था, पर अब मासिनराम है, और ये मेघालय राज्य में पड़ता है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र से 40 गुना ज़्यादा वर्षा। पश्चिम घाट के जो इलाके हैं, जो केरल तमिलनाडु के क्षेत्रों में पड़ते हैं, वो भी सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उनकी गिनती होती है। वहाँ पर भी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है? मासिनराम मेघालय और पश्चिमी घाट के क्षेत्र 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। लद्दाख और राजस्थान 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गुर्जर एक देहाती समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुर्जर एक देहाती समुदाय, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक टाइप से जो आदिवासी टाइप का समूह है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग जनजातीय समूह पाए जाते हैं, वो किन किन राज्यों में है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुज्जरवाल और बकरवाल ये दोनों ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लूसाई, कुकी, मिकिर मिज़ोरम क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। नागा नागालैंड में है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां हैं जो मेघालय क्षेत्र में हैं, और इन्हीं के नाम पर वहाँ की जनजातियां भी है, गारो, खासी, जयंतिया। लेपचा और भूटिया सिक्किम में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। डफला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। गोंड और खोंड उड़ीसा की जनजाति हैं। जारवा, ओंग और सेंटलीज अंडमान क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। यहाँ पे इन्होंने गुर्जर एक देहाती समुदाय कहा है, तो गुर्जर नाम से राजस्थान में भी लोग रहते हैं जो गुर्जर जाति के होते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने गुर्जर कहा है, तो हम इसे जम्मू कश्मीर वाले गुर्जरवाल समुदाय के लोग ही मानेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर, ना कि राजस्थान। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, गुर्जर और बकरवाल जम्मू कश्मीर में, लुसाई, कुकी, मिकिर मिज़ोरम में, नागा नागालैंड में, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, लेपचा भूटिया सिक्किम में, डफला अरुणाचल प्रदेश में, खोंड उड़ीसा में, जारवा, ओंग और सेंटलीज अंडमान क्षेत्र में पाने वाले जनजातियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाड 2018 में, ये हाल ही में इसलिए कहा है क्योंकि उस टाइम पे ये करंट का मुद्दा रहा होगा, 2018-17 की बात है। तो उसमें एशियाई गेमों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो गेम हुए थे ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। तो ये हमारा प्रश्न बनता है कि 2018 के एशियाई गेम कहाँ हुए थे? जकार्ता इंडोनेशिया में। और उसमें 16 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। 16 के साथ 23 हमारे सिल्वर मेडल थे और 31 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। पर एक चीज़ और बता दूं, अब ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है क्योंकि 2 साल का टाइम बीत गया है। तो 2020-21 में जो खेल स्पर्धाएँ होंगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2020 कोरोना के कारण ज़्यादा खेल स्पर्धाएँ नहीं हो पाई। 2021 का भी शुरू है, तो जैसे जैसे खेल स्पर्धाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर का मुद्दा बनेगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2022 में हमारे अगले एशियाई खेल होने हैं, और वो होने हैं चीन के ग्वांगजाऊ प्रांत में। ठीक है, तो ग्वांगजाऊ 2022 में चीन में अगले एशियाई खेल होने हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र से संबंधित। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र यानी बिजली जो बनाई जाती है पानी के माध्यम से, वो परियोजना कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर ये हमारे राजस्थान में है।
राणा प्रताप सागर के साथ साथ गांधी सागर परियोजना भी हमारी राजस्थान में है। कुछ एक और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। थोड़ी सी परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर पूरी लिस्ट डालता तो आप उसको याद नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी परियोजनाएं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने दी हैं। इस टाइप के और क्वेश्चन आगे आएंगे तो उनके माध्यम से मैं आपको और परियोजनाओं के बारे में बता दूंगा। सबसे पहली भारत की जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 में शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। कोयना महाराष्ट्र में है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नाथप्पा झाकरी सतलुज पर हिमाचल में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश पर है सतलुज नदी पर। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये हमारे 20 प्रश्न कवर हो जाते हैं पीटीआई एग्ज़ाम के, जो 2017-18 में हुआ था। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम था। जीके वाला पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है। इसी प्रकार के और एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप। अगर ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आकर आप हरितस ऐप से आप इसे पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है वीडियो, और वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इस टाइप की और कोचिंग से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए आप हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। अगला जो लेक्चर होगा, मैंने आपको 2 पेपर करवा दिए हैं, टीजीटी साइंस मेल का पेपर और हमारा पीटीआई वाला पेपर। इन दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन्हीं को लेकर कुछ एक क्वेश्चंस मैं दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखकर भेजें मुझे यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता लगता रहे।